राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की प्राची को राहुल अचानक प्रपोज कर देता है, पर प्राची उसके प्यार को ठुकरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद प्राची पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और प्राची दिल में गम लिए राहुल के पास जाती है और राहुल से कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद करते हो और मुझे पाना चाहते हो। तब राहुल कहता है हाँ। तब प्राची कहती है, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। राहुल कहता है कैसा सौदा? तब प्राची बताती है, मैं आपसे एक बच्चा चाहती हूँ, पर वह बच्चा मैं आपको सौंप दूंगी। उस बच्चे का आप जीवन भर अच्छे से पालन पोषण करना और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। तब राहुल कुछ देर सोचता है और प्राची से पूछता है, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो? तब प्राची बताती है, ये भी एक शर्त का हिस्सा है, इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। तब राहुल कहता है ठीक है, मैंने केवल तुमसे प्यार किया है। अगर मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं केवल हमारे बच्चे के सहारे ही अपना जीवन काट लूँगा। समय बीतने के बाद प्राची एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और शर्त के अनुसार प्राची राहुल को बच्चा सौंपकर चली जाती है। पर कुदरत का कहर यहाँ भी नहीं रुकने वाला था और प्राची पर दुखों का पहाड़ और ज्यादा टूट जाता है। प्राची दुखी होकर राहुल के पास फिर से जाती है और राहुल से मिन्नत करने लगती है, क्या मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। पर राहुल अपने बच्चे को बहुत चाहता था, पर वह प्राची को भी बहुत चाहता था। इसलिए राहुल ने प्राची को बच्चा देने का वादा किया। लेकिन राहुल एक शर्त रखता है और कहता है, तुमने मुझे पिछली बार कुछ नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया था। मुझे सारी बात विस्तार से बतानी होगी, तभी मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। तब प्राची राहुल को बताती है कि मेरे पापा को राज्य की गुप्त सूचना पहुंचाने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर कुछ दिन केस चला। अंत में फैसला आया कि मेरे पापा को 1 साल बाद भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सब मेरी माँ बर्दाश्त ना कर सकी और उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैंने अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मेरे पास माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैं रोज मजदूरी करती और जो मजदूरी से कमाती वह सब माँ के इलाज में खर्च हो जाता। मैं मदद मांगने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गई, लेकिन मुझे किसी ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे पास क्या बचा है, तुम्हारा बाप जेल में बंद है, तुम हमारे पैसे कहाँ से लौटाओगी। किसी ने यह कह दिया, बेटा मैं खुद इतना गरीब हूँ कि मेरे घर का खर्चा मुश्किल से हो पाता है, मैं तुम्हारी मदद कहाँ से करूँ। किसी ने यह कह दिया, तुम्हें मदद मांगने की क्या ज़रूरत है, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कहीं जाके धंधा शुरू करो, तुम्हारे पास पैसा ही होगा। और आगे प्राची बताती है, मैं रोते हुए जाकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वहाँ से कूदकर मैंने अपनी जान देने की कोशिश करी, पर तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मरने से क्या होगा, मरना समस्या का हल नहीं है। मैं मर तो कभी भी जाऊंगी, पर मैं मर गई तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। मुझे अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं माननी चाहिए। मुझे अपने मम्मी पापा को बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और आगे प्राची बताती है, तब मैंने राजा के सामने अपील करी, मेरा दुनिया में मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है। जब तक मेरे पापा जीवित हैं तब तक मुझे अपने पापा से रोज मिलने दिया जाए। यह मेरी बात राजा ने स्वीकार कर ली। और आगे प्राची बताती है कि तब मैं हर रोज अपने पापा से मिलने जाती
अब मेरे पापा के पास जीने के लिए केवल 10 महीने ही बचे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तब मैं राहुल पिछली बार आपके पास आई थी। आगे प्राची बताती है, मैं अपने बच्चे की जिम्मेवारी नहीं उठा सकती थी और तमाम लोग उस बच्चे के बारे में मुझसे पूछते। लोग लिहाज के डर से मैं बच्चा आपको सौंपकर चली गई थी। और आगे प्राची बताती है कि तब तक मेरे पापा का 1 वर्ष पूरा हो चुका था। उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मेरे पापा भूखे थे, तब मैं उनसे मिलने गई। और पापा से कहा, पापा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझसे कोई सवाल मत करना। तब पापा बोले, ठीक है, पर मुझे क्या करना होगा? आप मेरा दूध पी लीजिए, मैं आपको इस तरह भूखा मरते नहीं देख सकती। और आगे प्राची बताती है कि पापा के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और मैं रोज जाती। सैनिक मेरी जेल के गेट पर रोज अच्छे से तलाशी लेते, पर मैं बिना डरे रोज अपना काम करती रही। उधर माँ की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा, हम तुम्हारी माँ को ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकते। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से हो तो आप 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर दो। और आगे प्राची बताती है कि मेरे हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। उधर मुझे पापा का ध्यान रखना, इधर माँ का ध्यान रखना। मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। मैंने अपना घर बेचना चाहा। मुझे अपने घर के बदले में 2 लाख रुपए मिल रहे थे। तभी मैंने एक इश्तहार पढ़ा, जो एक रईस सौदागर के कोई औलाद नहीं थी। वह बच्चा गोद लेना चाहते थे और बदले में 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसलिए आज मैं आपके पास अपना बच्चा लेने आई। मैं जानती थी आप बच्चा देने से मना नहीं करेंगे। तब राहुल बच्चा प्राची को दे देता है। प्राची बच्चा लेकर अपने घर चली जाती है। पर राहुल भी प्राची और अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता था। राहुल ने ये सारी बात अपने माता पिता से बताई। राहुल के माता पिता भी भावुक हो गए। तब राहुल कहता है, मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। तब राहुल के पापा बोले, बेटा हमारा क्या, ये घर तो तुम्हारा ही है, चाहे आप इसे बेचो या रखो। तब राहुल बिना कोई देर करे घर को 15 लाख रुपए में बेच देता है और अपने माता पिता को प्राची के घर भेज देता है। जी आप कौन? तब राहुल के पापा बोले, हम बच्चा गोद लेने वाले हैं। हमें राहुल ने बताया, हम आपका बच्चा गोद लेना चाहते हैं, बदले में 15 लाख रुपए देंगे। तब प्राची कहती है, आइए बैठिए। ठीक है, आप जो भी हैं, कृपया मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। तब राहुल के पापा बोले, चिंता ना करो बेटी, ऐसा समझो यह बच्चा अपने परिवार में ही जा रहा है। तब प्राची बच्चा उनको देती है और 15 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर देती है, जिससे माँ का इलाज और अच्छे से हो सके। प्राची की माँ का इलाज तो अच्छे से हो रहा था। उधर प्राची जेल में अपने पापा को रोज दूध पिलाने जाती। यही सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। उधर राजा अपने सैनिकों से बोला, वह बुढ़ा अभी तक मरा या नहीं? एक सैनिक बोला, नहीं महाराज। राजा चौंक जाता है, इतना समय हो गया, वह बुढ़ा अभी तक नहीं मरा। तब राजा सैनिकों से बोला, कहीं उसकी बेटी उसके खाने के लिए कुछ छिपा कर तो नहीं ले जाती? तब सैनिक बोला, नहीं महाराज, हम उसकी बेटी की तलाशी रोज अच्छे से 2-2 बार लेते हैं। तब राजा बोला, बुढ़ा कौन सी बुट्टी लेकर दुनिया में आया था? और सैनिकों को आदेश देता है, इस राज का पता लगाओ। तब सैनिक राज का पता लगाने के लिए गुप्तचर की तरह लग जाते हैं। और एक दिन सैनिक प्राची को दूध पिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं
और दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। तब राजा क्रोध में बोला, तुमने हमारी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है, इसका दंड तुम दोनों को जरूर मिलेगा। तब प्राची हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने ये सब अपने पापा को बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा निर्दोष हैं। तब राजा बोला, सैनिक ने तुम्हारे घर से विदेशी गुप्तचर को आते देखा, वह गुप्तचर तुम्हारे घर क्या करने गया था? तब प्राची ने बताया कि वह गुप्तचर मेरे पापा को खरीदने आया था, लेकिन मेरे पापा बिके नहीं। मेरे पापा को फंसाने की सारी चाल मेरे चाचा की थी। आगे प्राची ने बताया कि क्योंकि एक दिन दो गुप्तचर मेरे चाचा से मिलने आए और मैंने उनको अपने चाचा से वार्तालाप करते देख लिया, पर मेरे चाचा ने मुझे धमकी दी कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ, वरना वह मेरी माँ को मार देगा, और कहा, तेरा बाप तो वैसे ही जेल में कुछ दिन में मरने वाला है, तेरी कोई नहीं सुनेगा, क्यों तू अपनी माँ को खोना चाहती है? तब राजा प्राची के चाचा को गिरफ्तार करने का आदेश देता है और राजा ने प्राची से कहा, तुम एक बहादुर लड़की हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुमने अपने माता पिता को बचा लिया और हमें भी बहुत बड़े अपराध से बचा लिया, और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ और तुम्हें 5 गांव का मुखिया बनाता हूँ। तुम उन 5 गांव को अच्छे से चलाओ। उधर यह खबर जब प्राची की माँ को लगी, वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और कुछ दिन में ही वह एकदम स्वस्थ हो गई। और प्राची के माता पिता ने एक बड़ा सा घर बनवाया और उसमें रहने लगे। एक दिन प्राची की माँ प्राची के पापा से बोली, अब हमें एक अच्छा सा लड़का देखकर प्राची की शादी कर देनी चाहिए। तब प्राची के पापा बोले, मैं प्राची की शादी उसी से करूँगा जिससे प्राची कभी मिली थी, जिस वजह से आज मैं और तुम जीवित हैं। तब प्राची के पापा प्राची से पूछते हैं, बेटा, मैं जब जेल में था तब तो तूने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन बेटा अब तो मुझे बता दे। तब प्राची ने जो कुछ हुआ वो सब कुछ अपने पापा से बता दिया। तब प्राची के पापा प्राची से कहते हैं, क्या तुम्हें राहुल पसंद है? तब प्राची मुस्कुराई और घर में चली जाती है। तब प्राची के पापा प्राची से राहुल के घर का पता लेकर राहुल के घर जाते हैं, पर वहां जाके पता चला कि राहुल ने वह घर बेच दिया। उधर राहुल के पास ना तो रहने के लिए घर था, वह एक किराए की झोपड़ी में रहने लगे। राहुल का काम भी नहीं चल रहा था। राहुल मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही अपने माता पिता और बच्चे के लिए जुटा पाता था। उधर प्राची के पापा राहुल को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल का कहीं पता नहीं लग पा रहा था। तब प्राची और प्राची के माता पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें कहीं राहुल मिल जाए। और वे जगह जगह भंडारे लगवाते और अपने हाथों से खाना खिलाते और सबसे कहते, जो राहुल का पता बताएगा उसको हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। जब एक दिन प्राची भूखों को खाना खिला रही थी, तब राहुल सोचता है कि वहाँ भंडारा चल रहा है, वहाँ से कुछ खाना अपने परिवार के लिए ले आता हूँ। वहाँ जाके देखा तो वहाँ प्राची भूखों को खाना खिला रही थी और राहुल सोचता है कि प्राची की जिंदगी अच्छी चल रही है, कहीं वह मुझे देख ना ले, उसे मेरे हालात के बारे में कहीं पता ना चल जाए, पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। तब राहुल सोचता है, पर खाना भी ले जाना जरूरी है। प्राची सबको बारी बारी से खाना बांट रही थी। तब राहुल भी मुंह छिपाकर खाना लेने जाता है। तब प्राची बोली, मुंह क्यों छिपा रहे हो? खाना लो और आराम से खाओ। तब प्राची को कुछ शक होता है और उससे मुंह छिपाने को मना करती है, पर तब तक प्राची समझ चुकी थी यह राहुल ही है और बोली, तुम कोई और नहीं, राहुल ही हो। तब प्राची राहुल से पूछती है कि तुम्हारे इतने बुरे हालात कैसे हो गए? तब राहुल बोला, प्राची कुछ ना पूछ, मैं सब बताऊंगा, पर मुझे इस समय खाना दे दो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा 2 दिन से भूखे हैं और हमारे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया। क्या कहा तुमने? हमारा बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब तो ये खाना और धन तुम्हारा ही है, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। तब राहुल प्राची को झोपड़ी पर लेके जाता है और प्राची राहुल के माता पिता को देखकर सारा माजरा समझ जाती है और सबको खाना खिलाती है और बच्चे को गोद लेती है और सबको अपने घर ले आती है।
और तब प्राची के पापा राहुल के परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनवाते हैं और प्राची की शादी राहुल से कर देते हैं। अब प्राची को सब कुछ मिल चुका था। दोस्तों, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए।